नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस से यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए और लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ब्रिटेन की दिवंगत महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार आज वेस्टमिंस्टर एबे में किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लंदन के लैंकेस्टर हाउस में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की स्मृति में एक शोक संदेश पुस्तिका पर भी हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 28 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भाग लेंगे। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 77वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का इस वर्ष का विषय है एक ऐतिहासिक क्षण, आपस में जुड़ी चुनौतियों के परिवर्तनकारी समाधान। विदेश मंत्री 4 देशों भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी के समूह की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेंगे। विदेश मंत्री बहुपक्षवाद को फिर से मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार प्राप्त करने के लिए L69 समूह की एक उच्च स्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे। L69 समूह में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील देश और कैरिबिया सहित छोटे द्वीपीय देश भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने और इसे प्रदर्शित करने के लिए विदेश मंत्री 24 सितंबर को एक विशेष कार्यक्रम इंडिया एट 75 शोकेसिंग इंडिया यूएन पार्टनरशिप इन एक्शन को संबोधित करेंगे, जो भारत की विकास यात्रा को उजागर करेगा। डॉक्टर एस जयशंकर क्वाड, IBSA और ब्रिक्स की बहुपक्षीय बैठकों के साथ साथ भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया, भारत फ्रांस UAE और भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया जैसी त्रिपक्षीय बैठकों में भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों और अमेरिकी व्यापार जगत के दिग्गजों के साथ चर्चा का भी कार्यक्रम है। वो भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिस्र की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह आज मिस्र के रक्षा और रक्षा उत्पादन मंत्री जनरल मोहम्मद जकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों मंत्री द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे, सेना से सेना के संबंधों को गति देने के लिए नई शुरुआत करेंगे और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को गहरा करने पर ध्यान देंगे। भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन भी उस पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह की यात्रा का उद्देश्य भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग और विशेष मैत्री को और अधिक मजबूत बनाना है। केंद्रीय मंत्री वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान वे सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान के साथ आर्थिक और निवेश समिति की पहली मंत्री स्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद अल-कासाबी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जुबैल और यानबू के रॉयल कमीशन खालिद अल-सलेम से भी मुलाकात की और भारत और सऊदी अरब के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। पीयूष गोयल ने विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों के CEO से भी मुलाकात की। पीयूष गोयल ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के प्रति उनके उत्साह की सराहना की। देश में पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटन के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 18 से 20 सितंबर तक राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि टूरिज्म पॉलिसी के अलावा इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने पर्यटन आधारित उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त 50,000 करोड़ का इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का आवंटन किया है।
सम्मेलन के दौरान पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिनमें पर्यटन अवसंरचना का विकास, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व धरोहर पर्यटन, हिमालयी राज्यों में पर्यटन और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। सम्मेलन के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के साथ साथ वन्य जीव पर्यटन, उत्तरदायी पर्यटन, G20 के पर्यटन संबंधी पहलुओं जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। गोवा कांग्रेस छोड़कर हाल ही में सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हुए 8 विधायक आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इन 8 विधायकों के साथ देर रात दिल्ली पहुंच गए। प्रमोद सावंत ने कहा कि वो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए हैं। विधायकों के दिल्ली दौरे के दौरान भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने की संभावना है। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 का छठा संस्करण बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। इस दौरान दोनों देशों के जवानों ने उन्नत स्तर के पनडुब्बी रोधी युद्ध, हथियारों से गोलाबारी और वायु रक्षा अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास में शिपबोर्न हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और पनडुब्बियों ने भी भाग लिया। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का मानसून सत्र आज से लखनऊ में शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान पहली बार विधानसभा में इस महीने की 22 तारीख को महिला विधेयकों के लिए एक दिन आरक्षित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया है कि 22 तारीख को प्रश्नकाल के बाद महिला प्रतिनिधि महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगी। उन्होंने कहा है कि देश में ये अपनी तरह का पहला प्रयास है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के अंसारी रोड पर स्थित एक 2 मंजिला इमारत की छत गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ग्रामीण जनजातीय छात्राओं को रोजगार का बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से बड़ी पहल की है। मंत्रालय के मार्गदर्शन में झारखंड के खूंटी और सरायकेला जिलों में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की शिक्षित लड़कियों के लिए 2 दिवसीय विशेष भर्ती अभियान की शुरुआत हुई। टाटा कंपनी के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय का समझौता हुआ है, जिसके तहत 12वीं पास शिक्षित छात्राओं को चयन के बाद टाटा की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में नौकरी मिलेगी और ये कंपनी तमिलनाडु में शुरू करने जा रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कंपनी को एकलव्य स्कूलों से 12वीं पास छात्राओं की सूची भी उपलब्ध कराई है, जिसके आधार पर लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू हुए साक्षात्कार में चयनित होने वाली छात्राओं को टाटा पहले ट्रेनिंग देगा। आज ये कैंप सिमडेगा और चाईबासा में लगेगा। कश्मीर की घाटी में लंबे अंतराल के बाद दर्शकों को फिर से सिनेमा हॉल में प्रवेश करने का मौका मिलेगा और वहीं प्रदेश के पुलवामा और शोपिया में एक मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल का शुभारंभ किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल इसका उद्घाटन किया। यह सिनेमा हॉल फिल्म स्क्रीनिंग और इंफोटेनमेंट की सुविधा से लेकर युवाओं के कौशल को उभारने में भी मदद प्रदान करेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस अवसर को ऐतिहासिक दिन कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के हर जिले में ऐसे सिनेमा हॉल बनाए जाएंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले स्थित हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम में भी शनिवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। वहीं कुछ शहरों में बादल भी छाए हुए हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम युद्ध क्षेत्र में भी इंटरनेट की अब सुविधा मिलेगी। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। फायर एंड फ्यूरी कोर ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर 19,000 फीट पर सियाचिन सिग्नलर्स द्वारा सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की है। मौजूदा वित्त वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 2021 से 22 की तुलना में 30% अधिक रहा। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 2022 से 23 में 17 सितंबर तक कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 8,36,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। पिछले वित्त वर्ष का ये आंकड़ा 6,42,000 करोड़ रुपए से कुछ अधिक था। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी इस बार पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 23% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में दाखिल आयकर रिटर्न के निपटान की प्रक्रिया में भी तेजी आई है। इस महीने की 17 तारीख तक लगभग 93% विधिवत सत्यापित ITR निपटाए जा चुके हैं। इसके परिणाम स्वरूप 2022 से 23 में जारी किए गए रिफंड की संख्या में लगभग
468% की वृद्धि हुई है। मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 1,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड जारी किया जा चुका है। विदेश निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में इस महीने में अब तक 12,900 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने इक्विटी बाजारों में 12,084 करोड़ रुपए और डेटा बाजार में 1,770 करोड़ रुपए डाले हैं। एफपीआई ने हाइब्रिड बाजार में 268 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जबकि डेटा बाजार के वॉलंटरी रिटेशन रूट वीआरआर से 1,225 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इससे पहले एफपीआई ने अगस्त में 56,521 करोड़ रुपए और जुलाई में 1,971 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला ने घोषणा की नई टेक्सास गीगा फैक्ट्री में 10,000 मॉडल कारों को उनका उत्पादन करेगा। भारत और अमेरिका के घरेलू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट के बीच चीन ने अगस्त में चिप मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी मासिक गिरावट देखी, जिसका कारण कोविड प्रतिबंध और कमजोर मांग थी। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry of Ayush has set up an export promotion council. पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ एक बराबर विकास होगा, तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। Owing to our Prime Minister Shri Narendra Modi's efforts and focused approach, the market size for Ayush streams, including Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Sova Rigpa and Homeopathy, has crossed over $18.2 billion, growing at 17% every year. The Ayush Excel will add to this growth by facilitating ease of doing business and reducing compliance burden for Indian exporters. It will facilitate the promotion, publicity and exports of India's Ayush for global good and establish worldwide recognition of Ayush streams as system of medicine. Ayush Excel shall also monitor the observance of international standards and regulations by exporters and will bring India's traditional medicinal sciences to the world in their full glory. पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR. 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती, हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी दिग्गज कंपनी सैमसंग अपने आने वाले गैलेक्सी डिवाइस से सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर पेश करने की योजना पर विचार कर रही है। लास्टपास के सीईओ लोकप्रिय एनक्रिप्टेड पासवर्ड मैनेजर लास्टपास के सीईओ ने कहा है कि पिछले महीने हुई हैकिंग की घटना में ग्राहक डेटा या एनक्रिप्टेड पासवर्ड वॉल्ट तक पहुंच शामिल नहीं है। सीईओ ताराचंदानी ने की घोषणा। वहीं आईनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज अगले 30 से 45 दिनों में अपना आईपीओ ला सकती है। ये कंपनी आईनॉक्स विंड की सहायक कंपनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए बड़ी राहत है। बैंक ने मोबाइल फंड ट्रांसफर पर एसएमएस शुल्क माफ कर दिया है। शेयर बाजार की चाल इस सप्ताह ब्याज दर पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले से तय होगी। इसके अलावा शेयर बाजार में विदेशी पूंजी की आवक और कच्चे तेल के रुझान से भी प्रमुख शेयर सूचकांक प्रभावित होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि चीन के हमले की स्थिति में अमेरिकी सेना ताइवान की रक्षा करेगी। रविवार को दिए एक इंटरव्यू के दौरान बाइडेन ने ताइवान की स्वतंत्रता को लेकर जवाब नहीं दिया।
बाइडेन ने कहा कि ताइवान अपनी स्वतंत्रता के बारे में खुद फैसला ले सकता है। बाइडेन ने जोर देकर कहा कि चीन के हमले की स्थिति में अमेरिका की सेना और अमेरिका के लोग ताइवान की रक्षा करेंगे। यूक्रेनी अधिकारियों ने फिर से कब्जा किए गए शहर इजियम में शवों को निकालना जारी रखा है। वहीं पूर्वी यूक्रेन में कब्रों में शवों को खोदा जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूसी नियंत्रण के बाद इजियम के पास जंगलों में 440 शव पाए गए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर युद्ध अपराध का भी आरोप लगाया, जबकि मॉस्को ने बार-बार नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार कर दिया। रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों में सामूहिक कब्रों की खोज के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि यूक्रेन के इजियम शहर में सामूहिक कब्रों की खोज अभी तक रूस का एक और सबूत है। ट्रूडो ने युद्ध अपराधों के खिलाफ रूस की पूर्ण जवाबदेही का आह्वान किया। दक्षिण पश्चिमी जापान में रविवार को महाविनाशकारी तूफान नन्माडोल के कारण लगभग 30 लाख लोगों के दूसरे स्थानों पर उन्हें जाने के लिए कहा गया। हजारों लोगों ने शिविरों में शरण ली और वहीं तूफान के कारण तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी JMS ने इसे दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान करार दिया है। इसकी वजह से दक्षिणी क्यूशू क्षेत्र के कागोशिमा, कुमामोटो और मियाजाकी में खतरा पैदा हो गया है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने प्राकृतिक आपदा को देखते हुए उच्चतम स्तर की सतर्कता का आह्वान किया। अफगानिस्तान में काबुल में लोगों ने अमेरिका द्वारा देश के जब्त धन का एक हिस्सा स्विट्जरलैंड के एक बैंक में भेजने के निर्णय पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये धन अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक में आना चाहिए। विरोध प्रदर्शनकारी ने कहा कि अफगानिस्तान के लोग आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में इस धन को मुक्त कर दिया जाना चाहिए। अगर ये धन देशवासियों के उपयोग में नहीं लाया जाएगा तो ये निरर्थक है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिकों ने अफगानिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से सैनिकों पर मुकदमा चलाने का आग्रह किया। दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए विश्व बैंक के उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर बांग्लादेश के अपने पहले दौरे पर ढाका पहुंच रहे हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि अपनी यात्रा के दौरान वे बांग्लादेश के वित्त मंत्री के अलावा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट करेंगे। चीन ने अमेरिका से कहा है कि वो अफगानिस्तान की संपत्तियों को मुक्त करे और उसके खिलाफ सभी एक तरफा प्रतिबंध हटाए। चीन की ये टिप्पणी अमेरिकी सरकार द्वारा कुछ दिन पहले ही की गई उस घोषणा के बाद सामने आई है, जिसमें कहा गया था कि स्विट्जरलैंड में एक फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी जो अफगानिस्तान में आर्थिक और मानवीय संकट के समय मदद करेगी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि अमेरिका को अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण की प्रमुख जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। रविवार शाम खेले गए मुकाबले में बेंगलुरु ने मुंबई सिटी FC को 2-1 से हराकर डूरंड कप के खिताब पर अपना कब्जा जमाया। कोलकाता में खेले गए इस मुकाबले में बेंगलुरु FC शुरू से ही आक्रामक रही। बेंगलुरु की तरफ से पहला गोल 11वें मिनट में शिव शक्ति ने किया। ये पहली बार है जब बेंगलुरु FC ने डूरंड कप अपने नाम किया है। वहीं बेंगलुरु FC के करिश्माई कप्तान सुनील छेत्री का भी ये पहला डूरंड कप खिताब है। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक के मैच में पुएर्टो रिको के सेबेस्टियन रिवेरा को 11-9 से हराकर ये जीत हासिल की। इस विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ये भारत का दूसरा पदक रहा। इससे पहले महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता था। इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे 3 मैचों की महिला एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड महिला टीम को 7 विकेट से हरा दिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस जीत के साथ 3 मैचों में एक दिवसीय सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत की तरफ से स्मृति मंधाना ने 91 रन और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 74 रनों की तूफानी पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रविवार को भारतीय टीम की नई जर्सी लॉन्च कर दी है। इसकी जानकारी BCCI ने ट्वीट करके दी।
भारतीय जर्सी में इस बार 2 शेड से देखने को मिले हैं। जर्सी का टी शर्ट हल्के नीले रंग का है, वहीं टी शर्ट में कंधे का हिस्सा गहरे नीले रंग का है, जबकि पैंट हल्के नीले रंग की है। चेक गणराज्य की युवा महिला टेनिस खिलाड़ी लिंडा फ्रुहनविर्तोवा ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। महिला एकल के फाइनल में 17 वर्षीय लिंडा ने तीसरी वरीयता प्राप्त मैग्डा लिनेट को 4-6, 6-3, 6-4 से हराकर अपना पहला टूर खिताब जीता। हॉलीवुड एक्टर हेनरी सिल्वा का निधन, 95 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। कबूल है फेम एक्ट्रेस निशी सिंह का निधन, पैरालिसिस अटैक के बाद चल रही थी बीमार। जॉनी और एम्बर के मानहानि मुकदमे पर बनी फिल्म, इस फीचर फिल्म का नाम हॉट टेक द डेप हर्ट ट्रायल है, जिसका 30 सितंबर को टूबी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होगा। सीतारामम में मुख्य भूमिका निभाने वाले दुलकर सलमान ने हिंदी दर्शकों को उनकी फिल्म को दिए गए प्यार के लिए धन्यवाद दिया है। निर्देशक मुरुगेश की आगामी क्राइम थ्रिलर मर्डर लाइफ के निर्माताओं ने फिल्म का पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें अभिनेता विनय राय मुख्य भूमिका में है। स्क्विड गेम के निर्देशक का खुलासा, सक्सेशन से एमी अवार्ड हारने के बाद हुई थी निराशा। पूर्व मिस वर्ल्ड बुल्गारिया मार्गो कपूर भारत में पदार्पण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सनी देओल और अमीषा पटेल अभिनीत गदर 2 की शूटिंग जल्द शुरू होगी। अक्टूबर में शुरू होकर शूटिंग दिसंबर में खत्म हो जाएगी। फिल्म साल 2023 की शुरुआत में रिलीज होगी। 200 करोड़ के क्लब में शामिल हुई रणबीर आलिया की ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र ने द कश्मीर फाइल्स को पीछे छोड़ा, बनी साल की सबसे बड़ी हिट। दक्षिण भारत में ब्रह्मास्त्र ने बनाया नया रिकॉर्ड, क्रिश 3 दंगल व वॉर से निकली आगे। प्रतीक गांधी की फिल्म अतिथि भूतो भवा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में स्कैम 1992 से मशहूर हुए अभिनेता प्रतीक गांधी एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे। फिल्म विक्रम वेधा का गाना अल्कोहलिया रिलीज हो गया है। अल्कोहलिया सॉन्ग लॉन्चिंग पर ऋतिक रोशन ने किया जमकर डांस। बिग बॉस 16 का हिस्सा होंगी साथ निभाना साथिया की गोपी बहू। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर लकी अली का आज जन्मदिन है। लकी अली को बॉलीवुड के सिंगिंग सेंसेशन के रूप में माना जाता है और उन्होंने अपने गानों से एक अलग पहचान बनाई है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भेड़ियों को पकड़ना है मामा, अंग्रेज